हेलो एंड वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरुचेला पर। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स ने सक्सेस प्राप्त करी, कैसे पॉलिटिकल प्रोसेस को इम्पैक्ट किया, क्या क्या मेन फीचर्स रहे इंडियन केस के अंदर एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स के। वहीं इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पोस्ट कॉलोनियलिज्म एंड पोस्ट कॉलोनियल स्टेट को। जानेंगे इनके क्या मीनिंग है, क्या आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एंड व्यूज़ हैं, क्या इनके मेन फीचर्स हैं। कुछ प्रोमिनेंट लीडर, प्रोमिनेंट कंट्रीब्यूटर्स को भी हम देखेंगे जिनका मेन रोल रहा है एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स के अंदर। कुछ मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे एंड ऑफ द वीडियो। सो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरुचेला को जरूर सब्सक्राइब करें। सो लेट्स बिगिन। अगर हम इसके मीनिंग एंड डेफिनेशन की बात करें तो ये एक तरीके की स्टडी है बिटवीन यूरोपियन नेशन एंड सोसाइटीज़। यूरोपियन नेशन एंड सोसाइटीज़ के बीच में जितने भी इंटरेक्शंस हैं उन सभी की ये स्टडी है, ठीक है, जो कॉलोनाइज रहे हैं मॉडर्न पीरियड के अंदर। पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी जो है वो एक जनरलाइज टर्म है जो यूज करी जाती है डिस्क्राइब द वैरायटी ऑफ इवेंट्स दैट टुक प्लेस इन द आफ्टरमैथ ऑफ डीकोलोनाइजेशन थ्रू आउट वेरियस नेशंस। ये जो है ये एड्रेस भी करती है इश्यू ऑफ पावर को, सबऑर्डिनेशन को, रेस को, जेंडर को, इनइक्वालिटी को एंड साथ ही क्लास वारफेयर को। इन सभी टर्म को हमने लास्ट 2 वीडियोज़ के अंदर अच्छे से डिस्कस किया है। आई होप आपने लास्ट 2 वीडियोज़ को अच्छे से देखा होगा। हमारा जो मेन क्रक्स है, मेन फोकस है, वो है इनके आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, आइडियोलॉजिकल व्यू को समझना। सो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ, उनको हम आने वाली स्लाइड में डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए पोस्ट कॉलोनियल स्टेट के डिफरेंट पैटर्न्स रहे हैं, डिफरेंट व्यूज़ रहे हैं। हम कुछ मेन आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, आइडियोलॉजिकल व्यूज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे कि लिबरल पर्सपेक्टिव, मार्क्सिस्ट व्यू, प्लूरलिस्ट व्यू, नियो पैट्रिमोनियल व्यू, इन सभी को हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लिबरल पर्सपेक्टिव, लिबरल व्यू को, कि इनका क्या मानना है पोस्ट कॉलोनियल स्टेट का। ये जो है ये पोस्ट कॉलोनियल स्टेट से क्या समझते हैं। ये मानते हैं कि स्टेट एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन एंड नेशन बिल्डिंग। ये मानते हैं कि स्टेट जो है वो एक तरीके का यंत्र है डेवलपमेंट के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए एंड नेशन बिल्डिंग के लिए, ठीक है। ये लिबरल पर्सपेक्टिव जो है ये पोस्ट कॉलोनियल स्टेट को पॉजिटिव व्यू से देखते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम मार्क्सिस्ट व्यू की बात करें तो ये बिल्कुल अपोजिशन में है, ये बिल्कुल उल्टे तरीके से देखते हैं। ये मानते हैं कि स्टेट जो है वो एक तरीके का ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें क्लास डोमिनेशन होती है एंड साथ ही एक फोरम जिसमें एक फोरम होता है जो मैनेज करता है बोर्जियासी के अफेयर्स को, ठीक है। ये मानते हैं कि एक प्रिंसिपल एजेंट है डेवलपिंग कैपिटलिज्म इन द पोस्ट कॉलोनियल एरा। वहीं इनका ये भी मानना है कि जो पोस्ट कॉलोनियल स्टेट है वो प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट को इन 3 क्लासेस के। वो कौन कौन सी 3 क्लास हैं, वो है, एक तो है मेट्रोपॉलिटियन बोर्जियासी जो कि यूरोप के टाइम है, जो बिल्कुल कोर कॉन्सेप्ट जो है यूरोपियन का, ठीक है, वो ही मेट्रोपॉलिटियन बोर्जियासी है, ठीक है। देन है इंडिजीनियस बोर्जियासी जो लीडरशिप में है, उनको कहते हैं इंडिजीनियस बोर्जियासी। एंड लास्ट जो है वो है लैंडेड क्लास। तो ये ऐसी 3 क्लास हैं जिनके इंटरेस्ट को पोस्ट कॉलोनियल जो है वो प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। वहीं इनका ये भी मानना है कि जो इन्फ्लुएंस है डोमिनेंट क्लास का और जो इंटरनेशनल कैपिटल का है वो रिलेटिव ऑटोनॉमी है, ठीक है। एंड ये भी मानते हैं कि स्टेट कैपिटलिज्म को जन्म दिया है पोस्ट कॉलोनियल स्टेट ने, ठीक है। ये मानते हैं कि स्टेट जो है पूरी तरह कैपिटलिज्म है, ठीक है। स्टेट जो है वो कंट्रोल करता है कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन को। तो ये मानना है मार्क्सिस्ट का। वहीं अगर हम प्लूरलिस्ट व्यू की बात करें जो कि पॉजिटिव व्यू में देखता है पोस्ट कॉलोनियल स्टेट को, ये मानता है कि जो पोस्ट कॉलोनियल स्टेट है वो एक मेडिएटर की तरह काम करता है बिटवीन मल्टीपल कंपीटिंग इंटरेस्ट ग्रुप, ठीक है। जो इंटरेस्ट ग्रुप हैं वो कंपीट करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। कंसेंसस बिल्डर करेक्टिंग मार्केट फेलियर, जो मार्केट फेलियर है उसको करेक्ट करता है,
तो ये जो है ये बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से लेकर चलता है पोस्ट कॉलोनियल स्टेट को। ठीक है, अगर हम स्टेट एज न्यू पैट्रीमोनियल एंटिटी की बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या है, ये मानते हैं कि इनफॉर्मल पैटर्न है। ठीक है, जैसे क्लाइंट का रिलेशनशिप होता है इस तरीके से। ठीक है, पैटर्न्स यूज स्टेट रिसोर्सेज टू सिक्योर लॉयल्टी। जो पैटर्न्स होते हैं वो यूज़ करते हैं स्टेट की रिसोर्सेज को, लॉयल्टी को सिक्योर करने के लिए। ठीक है, स्टेट कंट्रोलिंग रिसोर्सेज, स्टेट जो है वो कंट्रोल करता है रिसोर्सेज को। पावर होल्डर्स एंड ब्रोकर्स डेवलप करते हैं ऐसा नेटवर्क को पैट्रोनेज टू गेट मटेरियल बेनिफिट, जिससे कि उनको मटेरियल बेनिफिट मिल सके। तो ये कुछ मेन व्यू हैं, मेन पर्सपेक्टिव हैं पोस्ट कॉलोनियल स्टेट के। आई होप आपको ये समझ आए होंगे। वहीं अगर हम इसके फीचर्स की बात करें, पोस्ट कॉलोनियल स्टेट की फीचर्स की बात करें, तो सबसे पहले आता है कि इट इज़ अ वेरी डिफरेंट पैटर्न ऑफ पीस, प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। ये जो है बिल्कुल अलग तरीके का पैटर्न है पीस का, प्रोग्रेस का, डेवलपमेंट का। ठीक है, जैसे अल्जीरिया वगैरह आप ले सकते हैं, वहाँ पर कितना ज़्यादा अंडर डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, कितना डिफरेंट पैटर्न रहे हैं। तो ये क्या है, डिफरेंट पैटर्न है पीस, प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट का। ठीक है, देन सेकंड मेन फीचर जो है वो ये है कि इट इज़ अ आइडियोलॉजिकली लीनिंग टूवर्ड सोशलिज्म। ये जो है बिल्कुल लीन करता है सोशलिज्म आइडियोलॉजी की तरफ। ठीक है, बट ये फैकेट भी है नॉन अलाइनमेंट का। ठीक है, क्वाइजी स्टेट नेचर है इसका, ये ट्रूली सॉवरन नहीं है, डिपेंडेंट है ये एक्स कॉलोनियल मास्टर के ऊपर। ठीक है, डेवलपमेंटल ऑथोरिटेरियनिज्म भी है ये फेस करता है एथनिक क्लैश को, सिविल वॉर को, थ्रेट फ्रॉम नेबर्स। इसमें क्या है, नेबर्स से थ्रेट है, इसमें कॉलोनियल मास्टर से थ्रेट नहीं है, इसमें नेबर जो हैं उनसे थ्रेट है, एक दूसरे कंट्री को, एक दूसरे टेरिटरी को। जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच देख सकते हैं, इंडिया चाइना के बीच देख सकते हैं। देखिए इसमें मेन बात यह है कि जो पड़ोसी है, जो नेबर है, उसको बदला नहीं जा सकता। जैसे दोस्त को बदला जा सकता है, बट नेबर जो है उसको बिल्कुल नहीं बदला जा सकता। उसके साथ आपको एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा, चाहे किसी भी तरीके से करें। ठीक है, कन्फ्लिक्ट है या कुछ है तो प्लीज़ एडजस्ट तो करना ही पड़ता है नेबर के बीच में। ठीक है, उनका इम्पैक्ट भी पड़ता है एंड सो ऑन। सो क्या रह गया है, थ्रेट रह गया है नेबर्स का। इकोनॉमिक क्राइसिस है। ठीक है, इसका मेन फीचर एक ये भी है कि डील करता है मल्टी इथनिसिटी से, मल्टी कल्चरलिज्म से। ठीक है, अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें, जो पाथ डिपेंडेंसी है, ज्योग्राफिकल सिचुएशन है रही है, पॉलिटिकल एजेंसी रही है, ये क्या है, ये फैक्टर्स हैं, इसके मेन फैक्टर्स हैं। हिस्ट्री जो है, ज्योग्राफिकल सिचुएशन जो है, पॉलिटिकल एजेंसी जो है, ये इसके मेन फैक्टर्स हैं। ठीक है, पोस्ट कॉलोनियल स्टेट क्रिएटेड नेशंस वर्सेस नेशन क्रिएटेड स्टेट इन यूरोप। मैक्सिमाइजेशन ऑफ टेरिटरीज, इसमें क्या है, टेरिटरीज का मैक्सिमाइजेशन हुआ है, होमोजिनिटी हुई है पॉपुलेशन के अंदर। ठीक है, बॉर्डर टू बॉर्डर जो मिलिट्री है उसको रखा गया है। ठीक है, तो ये इसके कुछ मेन फीचर्स हैं, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पोस्ट कॉलोनियल स्टेट के। आई होप आपको ये समझ आई होंगी। अगर हम बात करें मेन कंट्रीब्यूटर्स की, मेन लीडर्स की, जिनका बहुत ज़्यादा मेन रोल रहा है एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स में, तो कुछ हमने चुनिंदा कुछ मेन कंट्रीब्यूटर्स को हमने इस वीडियो के अंदर शामिल किया है। अगर हम सबसे पहले प्रोमिनेंट लीडर की बात करें, प्रोमिनेंट कंट्रीब्यूटर की बात करें, तो वो हैं सुकार्नो। ठीक है, ये जो है ये एक इंडोनेशियन पॉलिटिशियन थे। ठीक है, हु वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। ठीक है, ये कौन थे, ये फर्स्ट प्रेजिडेंट थे इंडोनेशिया के। ठीक है, इन्होंने सर्व करा था 1945 से लेकर 1967 तक। सुकार्नो वॉज द लीडर ऑफ द इंडोनेशियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द डच एम्पायर। इन्होंने डच एम्पायर के लिए स्ट्रगल किया था, डच एम्पायर से इंडिपेंडेंस के लिए इन्होंने स्ट्रगल किया था। देखिए मेनली जो स्ट्रगल्स में कामयाब रहे हैं वही वहाँ के फर्स्ट लीडर या फर्स्ट पीएम, फर्स्ट प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, जिस तरीके से सुकार्नो बने थे इंडोनेशिया के। ठीक है, इनके ऊपर जो मेन पॉइंट है वो ये है कि ये इंडोनेशिया के थे और ये फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे हैं इंडोनेशिया के। देन नेक्स्ट हैं हो ची मिन। ठीक है, ये जो हैं इन्होंने सर्व किया है प्राइम मिनिस्टर की तरह नॉर्थ वियतनाम के।
ठीक है, फ्रॉम 1945 टू 1955। एंड ये प्रेसिडेंट भी रहे हैं 1945 से लेकर 1969 तक। इनका जो मेन फीचर है, जो इनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो इनकी मेन आइडेंटिटी है, वो ये है कि ये वियतनाम के पीएम एंड प्रेसिडेंट रहे हैं, ठीक है, मेनली नॉर्थ वियतनाम के। ठीक है, ये इनकी मेन आइडेंटिटी है। देन नेक्स्ट है सुन यात सेन। ये जो है ये चाइनीज़ पॉलिटिशियन है, ठीक है, एंड ये पॉलिटिकल फिलोसफर भी हैं जिन्होंने सर्व किया है प्रोविजनल फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना के, एंड द फर्स्ट लीडर रहे हैं कुमाइंटिंग के। सो इनका जो मेन आइडेंटिटी है, मेन फीचर जो है वो ये है कि ये रिपब्लिक ऑफ चाइना के, जो ताइवान जिसको हम कह देते हैं, ठीक है, उसके फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे हैं सुन यात सेन। देन नेक्स्ट है माओ जीडोंग। इनको हम चेयरमैन माओ भी कहते हैं, ठीक है। ये एक चाइनीज़ कम्युनिस्ट रेवोल्यूशनरी हैं जिन्होंने हु वाज द फाउंडर ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये फाउंडर भी हैं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के, विच इज़ रूल्ड एज द चेयरमैन ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना फ्रॉम इट्स एस्टेब्लिशमेंट इन 1949 अंटिल हिज डेथ इन 1976। ये जो हैं माओ जेडोंग जो हैं, ये चेयरमैन रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी के, ठीक है, जब से वो एस्टेब्लिश हुई 1949 से और अंटिल डेथ 1976 तक। देन नेक्स्ट है इंडिया से ही मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है, जिनको फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है। ये जो है ये इंडियन लॉयर थे, एंटी कॉलोनियल नेशनलिस्ट थे एंड पॉलिटिकल इथिक्स थे, ठीक है, जो कि एम्प्लॉय कर रहे थे नॉन वायलेंट resistance to lead the successful campaign for the Indian independence from British rule and in turn inspired movements for civil rights and freedom across the world। देखिए उन्होंने अपना जो स्ट्रगल था उसकी नींव जो है वो अफ्रीका में रख ली थी, पर उसका जो एक्सपेरिमेंट था वो इंडिया में कर किया था, ठीक है। सो ये भी मेन कंट्रीब्यूटर, मेन लीडर रहे हैं इंडिया की आज़ादी के लिए, इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए। सो ये कुछ मेन कंट्रीब्यूटर्स, मेन लीडर्स थे एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स में जिनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा। आई होप आपको ये समझ आए होंगे। देन एट लास्ट एंड ऑफ द वीडियो हम इसके क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। कुछ मेन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, ठीक है। जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन की हम अगर बात करें जो कि है डिफरेंस बिटवीन कॉलोनियलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। इसमें आपको डिफरेंस बताना है कॉलोनियलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म में क्या मेन डिफरेंस है, ठीक है। डिस्कस करना है इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म इन एनी वन कॉलोनी इन एशिया। एशिया की किसी भी कॉलोनी की आपको जो इम्पैक्ट पड़ा है कॉलोनियलिज्म का उसको डिस्कस करना है। इस टॉपिक के, इस क्वेश्चन के ऊपर हमने वीडियो बना रखी है ऑलरेडी। अगर आपने वीडियो को देखा है तो प्लीज़, तो आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या लिखना है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर देखें जिसमें हमने डिस्कस किया है कॉलोनियलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। नेक्स्ट है एक्सप्लेन डीकोलोनाइजेशन। हमने डीकोलोनाइजेशन को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वीडियो को देखा है तो आप जानते होंगे, अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है वो है कि एक्सप्लेन डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस विद एग्जाम्पल, ड्रॉ फ्रॉम एरेस्टवाइल कॉलोनी। Then next है how anti-colonial struggle influenced the political process of post-colonial societies in Asia। Then है give an account of process of decolonization in Asia and Africa in the 20th century। Then next है examine the contributors of anti-colonial strugglers in the study of comparative government and politics। तो ये कुछ मेन क्वेश्चंस हैं, कुछ मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। कुछ नोट्स भी पूछे जाते हैं जैसे कि फॉर्म्स ऑफ कॉलोनियलिज्म पर, नियो कॉलोनियलिज्म पर, ठीक है। तो ये कुछ मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आई होप आपको ये समझ आए होंगे, आपने समझे होंगे, आप इनको एक्सप्लेन करने की, फाइंड आउट करने की भी कोशिश करेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। एंड आपको कुछ सजेशंस हैं, कुछ क्वेरीज़ हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं अपना मैसेज, अपना क्वेरी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे इंडोर्स।